मीर दिलावर ने उसे अंदर आते देख इसके हाथ में देखा। ये ले दवा ले। हुरिया ने इसके साथ बैठते ट्रे से मीर को पानी का गिलास समाया। इसके चेहरे पर वो फिक्र देख सकता था। अभी कुछ देर पहले वो इस रिश्ते को गलत कह रही थी और अब क्या वो ये सब सिर्फ हमदर्दी में कर रही थी। इसने दवा ली और वैसे ही लेट गया। बत्ती बुझा जाना, इसने कहा और आंखें मूंद ली। हुरिया ने चंद लम्हे सोचा, फिर एसी ऑन किया, बत्ती बुझाई और वापस आई। मीर हाद रिजवान ने इसका पास आकर बैठना और फिर अपना सर इसकी गोद में महसूस किया। अपने माथे पर इसके छोटे हाथों का लम्स महसूस करते इसने आंखें मूंद दी। वो इसका सर दबाती अब कुछ पढ़कर फूंक रही थी इस पर। इसने ऐसा क्यों किया था वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन मीर दिलावर की आंखें इसके रात जगे की गवाह थी। वो इसे तकलीफ में नहीं देख सकी थी। मीर 10 मिनट बाद इसकी आवाज गूंजी। ठीक हुआ दर्द? तुमने जाना है तो तुम जा सकती हो, वो हौले से बोला। मैंने इसलिए तो नहीं पूछा, वो खफा हुई और फिर उठने लगी कि वो इसके हाथ थाम चुका था। अभी ठीक नहीं हुआ है। इसके हाथ थामते वापस सर पर रखे तो वो हौले से दबाने लगी। कुछ ही देर में वो सो गया तो वो हौले से इसका सर तकिए पर रखती उठी। नजर इस पर पड़ी तो रुक गई। वो हसीन था बिलाशुबा। इसकी बियर्ड, इसकी बंद आंखें, इसका नाक, इसके बाल, इसके चेहरे की संजीदगी इसे सबसे मुख्तलिफ बनाती थी। इसे देखती वो अलग एहसासात में गिरी, बाहर निकल गई। अगली सुबह जब वो उठा था वो एकदम फ्रेश था। खुद का सर तकिए पर और अपने ऊपर कंफर्टेड महसूस करते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। वो फ्रेश होकर नाश्ते की गरज से नीचे आया क्योंकि आज इसका जाने का कोई इरादा न था। वो सीढ़ियां उतरता नीचे आया जहां आखिरी सीढ़ी पर हवा में उड़ते कुशन ने इसे सलामी पेश की थी। वो बर वक्त पीछे हटा था, नहीं तो इसके मुंह पर लग जाता। सामने का मंजर कुछ यूं था कि आदि आगे था और वो पीछे, एक दूसरे को आटे से रंगा था दोनों ने। हुरिया ने आदि को अब पकड़ा था और इसके बाल दोनों हाथों में थाम कर खींचे थे। आदि के बच्चे, खुदा करे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना बने, कोई तुमसे शादी ना करे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें इतना तंग करे कि तुम रोने लग जाओ। वो इसके बाल खींचते इसे बद्दुआएं दे रही थी। हूर की बच्ची, छोड़ो, क्या हो रहा है यहाँ? इसकी दहाड़ से वहां सन्नाटा छा गया। वो दोनों सीधे होकर खड़े हुए। वह ये आदि ने मुझे गंदा कर दिया है सारा। इससे आटा उतारने के लिए कहा था, इसने उतारते सारा डब्बा नीचे उड़ेल दिया। खुद तो गंदा हुआ था और मुझे भी कर दिया। हुरिया ने सब तेजी से बताया। भाई ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे कहा था पानी पकड़ाओ, मैंने नहीं पकड़ाया तो इसने मुझ पर आटा फेंका और फिर मैंने, आदि ने इसे देखते कहा, जो खूंखार तरीके से इसे ही घूर रही थी। तुम दोनों की सजा ये है कि आज सारा किचन तुम साफ करोगे क्योंकि कोई तुम्हारा मुलाजिम नहीं लगा यहाँ। चलो निकलो दोनों। भाई, इस महीने का जेब खर्च चाहिए या नहीं? इसने कहा तो आदि फौरन भागकर किचन में गया। तुम यहाँ आओ। हुरिया को भी जाते देख इसने कहा तो वो छोटे छोटे कदम उठाती इसकी तरफ आई। आगे बढ़ते इसकी शर्ट के बाजू नीचे किए और इसे सख्त निगाहों से देखा। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? वो हुरिया ने देखा जो भागते हुए सामने टीवी लाउंज के दरवाजे में गिरा था। आई एम सॉरी, इसने धीमे से कहा। उठाओ जाकर फौरन और ढंग के कपड़े पहना करो। इसे छोटे से कुर्ते के साथ जीन्स पहने देख, वो बोला। वो आगे गया तो पीछे से हुरिया ने इसे मुंह चढ़ाया, लेकिन वो सामने मौजूद खिड़की में इसका अक्स देख चुका था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। इसने हुरिया को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन आदि को इसकी हिफाजत का बोला था क्योंकि वो खुद से बहुत लापरवाह थी। इसका गले में लटकता दुपट्टा और इसका छोटी कुर्ती पहनने का जुनून इसे नागवार गुजरता था। ढंग के कपड़े नहीं है पास क्या? इससे यूनिवर्सिटी के लिए कमरे से निकलता देख वो बोला। इसमें क्या बुराई है? वो संजीदगी से बोली। बुराई कोई भी नहीं है, लेकिन बाहर जाते वक्त अच्छे कपड़े होना जरूरी है। तो क्या अब मैं कपड़े भी आप ही पसंद के पहनूंगी? वो आज कुछ ज्यादा ही संजीदा थी। अगर मैं कहूँ हाँ तो? मीर गिलावर रिजवान ने वॉलेट जेब में रखा और इसके करीब आया। तो मुझे नहीं पहनना, इन सब से मेरा दम घुटता है। ये पाबंदियां, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं पहनो, ऐसे दुपट्टा लो। मुझे लगता है मेरी जिंदगी मेरी नहीं आपकी है। ऐसी जिंदगी मैंने नहीं चाही थी। काश मेरे अम्मा अब्बा होते तो मुझे यहाँ आपके साथ एक घर में नहीं रहना पड़ता। वो जो आज बोलने पर आई तो बोलती चली गई। बेशक इसे इस घर में बहुत प्यार मिला था, लेकिन वो शख्स हमेशा इस पर सख्तियां करता और पाबंदियां लगाता था। इसे हुरिया जीशान से अलग ही कोई मसला था, ऐसा इसे लगता था। वो एक नजर इसे देखता चला गया। हुरिया ने हैरानी से इसकी पुश्त को घूरा। वो बिना कुछ कहे ही चला गया था। मुझे क्या? इसने कंधे उचकाए।
मैं थक गई हूँ खड़े रहकर, वो एक बार फिर वो बोल गई थी जो इसे नहीं बोलना चाहिए था। हाद ने बिना कुछ कहे अपने कदम तेजी से इससे दूर करते बेड की तरफ बढ़ाए थे और अपना लैपटॉप उठाकर बैठ गया था। इसके माथे पर पड़ी सलवटें और इसकी सुर्ख निगाहें इसकी जब्त के आखिरी मराहल की नुमाइंदगी कर रही थी। हयात की निगाहें पल में भीगी, वो वॉशरूम में घुसी तो मीर हाद रिजवान ने गहरा सांस भरते खुद को नॉर्मल करना चाहा। वो चेंज करती अपना सामान समेटती, अब खड़ी उंगलियां चटका रही थी। आ जाए, मीर हाथ की संजीदा आवाज पर वो बेड की दूसरी तरफ बैठ गई। कंफर्टर दूसरा अलमारी में पड़ा है। इसकी नज़र कंफर्टर पर महसूस करते वो बोला तो वो फिर शर्मिंदा हुई। थोड़ी देर बैठने के बाद हयात को अपनी कमर अकड़ती महसूस हुई थी। भूख लगी है? हाद ने सर उठाए बिना इससे पूछा। नहीं, इसने धीमी आवाज में कहा और इसी का कंफर्टर ओढ़ते कमर बेड की टेक से लगाई। चेहरे का रुख इसकी तरफ करती वो मुसलसल पिछले 23 मिनट से इसे देख रही थी, बिना पलक झपके। अगर मैं आपको ऐसे देखता तो आपने बेहोश हो जाना था हयात। इसने लैपटॉप से नजरें उठाते हयात को कहा तो इसने फौरन नजरों का जाविया बदला। लेकिन मैं हिसाब रखता हूँ, आप खुद पर मेरी नजरों का इर्तिकाज जब महसूस करे, जान जाइएगा ये मेरा बदला है। आप समील राणा के केस पर काम कर रहे हैं। इसने बात बदलते कहा तो हाद ने होठ भींचते सर हाँ में हिलाया और दोबारा काम में लग गया। लेकिन 5 मिनट बाद खुद के पास हलचल महसूस होते इसे देखा जो इसके साथ आकर अब इसके लैपटॉप पर खुली स्लाइड को पढ़ रही थी। हाद ने इसे देखा तो देखता ही रहा। इसके बाल हल्के नम थे जिन्हें अभी धोया गया था। इसे अंदाजा हो गया था वो अपने बालों पर बहुत तवज्जो देती है। गुलाबी नाइट सूट में वो इससे बड़ी तो क्या 3-4 साल छोटी ही लग रही थी। हाद ने इसके मुसलसल आगे आते बालों को कान के पीछे अरसते इसे देखा तो दोनों की नजरें मिली। क्या मैं आपसे कुछ मांगूं? हयात ने झिझकते कहा। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हयात। आप हाद रिजवान की बीवी हैं, मुझसे मुंसलिक सब आपका है। जो चाहिए इसे बिना पूछे ले ले। और अगर वो आपकी कोई पसंदीदा चीज हुई तो इसने दिलचस्पी से पूछा। पसंदीदा अब मेरे नजदीक एक ही वजूद है, बाकी सब तो माया है। इसने धीरे से कहते इसके हाथ को देखा। हयात ने इसकी नजरों का इर्तिकाज अपने हाथों पर महसूस करते कांपते हाथ की हथेली को खोला। एक मुस्कुराहट मीर हाद रिजवान के अन्नाबी लबों पर छाई थी। हयात की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते इसने हयात को देखा जो कन्फ्यूज सी इसके दिल की तार छेड़ रही थी। अगर कोई मीर हाद से पूछता कि इसके नजदीक सबसे हसीन क्या है तो वो बिला झिझक अपनी शरीके हयात का नाम लेता। मांगे? इसे खामोश देखते हाद ने पूछा, लेकिन इसका जवाब सुनते से हैरत का झटका लगा। आपकी वो शाल मुझे दे दे। इसने सामने पड़ी शाल जो कुछ देर पहले इसने इन दोनों पर दी थी इसको देखते बोली। वो तो पुरानी हो गई, आपको नई दिलवा दूंगा अगर आपको पसंद आई तो। मीर हाद ने हैरत को कम करते कहा। नहीं, मुझे वही चाहिए बस। हयात ने जिद्दी अंदाज में कहा तो वो चौंका। ले ले, आपकी ही है। इसे साथ लगाते अपना बाजू इस पर से गुजारते इसे हिसार में लेते कहा। शुक्रिया। वो मुस्कुराई थी। ये मुस्कुराहट दिल से थी। इसे ये शाल कितनी पसंद आई थी वो ये राज कभी ना जान पाता। इससे मुंसलिक मर्द ने इसे ये ओढ़ते अपने होने का एहसास दिलाया था, लेकिन जब मीर हाद ने वो हटाई तो इसे लगा था जैसे वो तहफ़्फ़ुज़ इससे छीन लिया गया हो और वो तपती धूप के नीचे फिर बेआसरा खड़ी कर दी गई हो। इसलिए इसने इससे वो ले ली थी। सोना नहीं है? नींद नहीं आई? आ रही है, लेकिन मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती, इसने आंखें बंद करते कहा। तो हाद ने इसके बालों में उंगलियां चलाते इसे पुरसुकून किया। जिसमें वो कामयाब हुआ था वो चंद लम्हों में ही सो गई थी। इसे सोते देख वो कितनी ही देर इसे देखता रहा था। वो इसके लिए पागल हो रहा था। वो क्यों मुखालिफ के लिए इतना बेकरार हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। कल उन्हें वापस जाना था। इस केस पर काम कर रहे थे, वो संगीन होता जा रहा था। इन दिनों में हाद ने इसकी छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखा था। अब भी वो गाड़ी का सफर करते वापसी की राह पर गामजन थे। हयाक, मैं नहीं चाहता आप इस केस पर काम करें। वो जो बाहर के मनाजर में खोई थी चौकी। मगर क्यों? वजह जो भी है, मैं बस नहीं चाहता। ये मेरा पहला केस है, इसने धीमे से कहा। आप अगले केस पर काम कर ले। हाद ने सामने सड़क पर ही नजरें मरकूज करते कहा। ये मेरी जाती जिंदगी से मुंसलिक है, मैं इस केस को छोड़ना नहीं चाहती, इसने दो डूक लहजे में कहा तो खामोशी छा गई। हयात को इसकी खामोशी चुभी थी। मेरे सर में दर्द हो रहा था। इसकी तवज्जो ना मिलते इसने कहा। इसे सफ़र करना बहुत बुरा लगता था और अक्सर इसके साथ ये होता था जब वो सफ़र करती थी, लेकिन अभी मामूली से सर दर्द को इसने तवज्जो ना मिलते देख बहाना बनाया था। हाद ने कोई जवाब न दिया तो इसने नम निगाहों से इसे देखा।
मेरा सर दर्द हो रहा है हाद, इसने जरा तेज आवाज में अब की बार कहा। आहिस्ता बोले, मैं सुन रहा हूँ। मीर हाद ने संजीदगी से कहा तो हयात ने रुख मोड़ लिया। हाद ने इसकी तरफ देखते गाड़ी साइड पर रुकी थी और उतरकर सामने स्टोर में गया था। वापस आते इसकी झोली में पानी की बोतल, सैंडविच और पेन किलर रखते इसने इसे खाने का इशारा किया। ये नहीं खाना, फौरन से पहले खाओ। हाद ने कहा तो वो इसे बता ना पाई कि वो सफर में कुछ नहीं खाती, नहीं तो इसका दिल खराब होता है। पेन किलर लेते इसने आंखें मूंद ली तो हाद ने मुतमईन होते इसकी सीट को पीछे करते गाड़ी स्टार्ट की। मुझे सच में ये केस नहीं छोड़ना। इसकी आवाज सुनते मीर हाद रिजवान के होठ इस तहज़ाइया अंदाज में ऊपर को उठे। हयात, हाद रिजवान, ये तुम्हारी जिद है तो जिद ही सही, लेकिन याद रखो जिस जगह मुझे लगा कि अब मामलात पेचीदा हो गए हैं उसी लम्हे तुम्हें वो केस छोड़ना पड़ेगा। ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, तुम्हें हतमी फैसला सुना रहा हूं। वो आप से तुम का सफर अपनी मर्जी से करता था। हयात ने इतना तो जान लिया था, लेकिन इसने कुछ कहना चाहा। सो जाओ, अभी वक्त है घर पहुंचने में, इसने कहा तो वो वाकई ही आंखें मूंदे सो गई। इसके बाद से मीर दिलावर रिजवान ने हुरिया दिलावर रिजवान से मुखातिब होना छोड़ दिया था। वो इसे देखता तक नहीं था, ना इसे टोकता था, और हुरिया के मुताबिक ये सब सुकून का बायस था। आज उनके कजिन ऑस्ट्रेलिया से आने वाले थे। नाहिद अख्तर आज अपने बेटे के साथ आ रही थी, जिसकी सुबह से तैयारियां की जा रही थीं। हुरिया के पीएससी के इम्तिहानात भी होने वाले थे और 1 महीने बाद रमजान भी आने वाला था, और हर साल वो ईद के लिए कुछ पुरजोश हुआ करती थी। इस बार भी इसने सब करने का सोचा था, लेकिन नहीं जानती थी कि ये ईद इसकी जिंदगी की यादगार ईद होने वाली है। मीर दिलावर रिजवान आज भी नहीं आया था घर। हुरिया हैरान थी इसके रवैये पर। कभी इसे लगता था वो ज्यादा भूल गई है, लेकिन इससे माफी मांगने की हिम्मत ना कर पाई थी वो अभी तक। नाहिद अख्तर और उनके बेटे फरजंद अख्तर आ चुके थे। वो सबसे मिलते अंदर बैठे अब खुशगपियों में मसरूफ थे। फरजंद प्रोफेसर था वहाँ की बेहतरीन यूनिवर्सिटी का। इसे हुरिया से मिलकर अच्छा लगा था। अब वो इस महीने यही रहने वाले थे, क्योंकि नाहिद बेगम का कहना था कि वो फरजंद के लिए दुल्हन देखने आई है, और दूसरा रिजवान साहब और फरजीन बेगम उमरा पर गए थे, तो उनके लिए भी वो यहाँ रुकी थीं। ऐसी ही बातों में रात हो गई। खाने की मेज पर सब बैठे थे। दिलावर कहाँ है भाई, सुबह से नजर नहीं आया। उनके कहने पर हुरिया ने नजरें उठाई। बस आने वाले होंगे भाई, आदि ने कहा तो इसने नजरें झुकाईं। इसे अब बुरा लग रहा था। आप क्या करती हैं हुरिया? फरजन ने यकदम इससे सवाल पूछा तो वो चौंकी। बीएससी, बस अभी इम्तिहान देकर फ्री हो जाऊंगी, इसने कहा तो फरजन ने सर हिलाया। वो दोनों चौकी साथ बैठे थे, इसलिए फरजन इससे और आदि से बातचीत भी कर रहा था। वो खुले माहौल में पला बड़ा था। इसने हुरिया को देखा जो खाना खा रही थी। इसे वो पसंद आई थी बेहद, लेकिन इसे पता था कि इसका निकाह हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम। मीर दिलावर रिजवान ने अंदर आते सलाम किया, और पहली नजर हुरिया और इसके साथ बैठे फरजन से जा टकराई। वो अलैकुम अस्सलाम। नाहिद बेगम ने इसे उठकर प्यार दिया था। अब वो फरजन से मिल रहा था। पसंद अच्छी है तुम्हारी मैन, वो इसके कान में बोला, लेकिन मीर दिलावर रिजवान को अंदाजा ना हो सका कि किस पसंद की बात की गई है। खाना खाओगे मीर? नाहिद बेगम ने पूछा। नहीं, बस कॉफी पीऊंगा, इसने कहा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। हुरिया, मीर की कॉफी बना दो बेटा। हुरिया को अपनी जगह से उठता देख वो बोली, नहीं फूफो, आप मुलाजमा से बनवा दे, मुझे और किसी के हाथ के नहीं पसंद। वो जो जी कहने वाली थी, पीछे से दिलावर की आवाज सुनकर रुकी। इसकी आंखें लबालब पानी से भर गई मेहमानों के सामने इस तजलील पर, जो और किसी ने नहीं लेकिन फरजन ने जरूर महसूस किया था। फिर वो बर्तन समेटती अपने कमरे में चली गई तो नाहिद अख्तर ने कॉफी इसके रूम में पहुंचाई। आज वो सब बाहर आए थे डिनर करने। सब बैठे बातों में मसरूफ थे, लेकिन फरजंद की निगाहें इस पर थी, जिसके बाल हवा के दोष लहरा रहे थे। वो मीर दिलावर के बाईं तरफ बैठी थी और फरजंद बिल्कुल सामने। फरजंद, क्या आप मेरी पढ़ाई में कुछ मदद करेंगे? मैंने बीच में कुछ दिन स्किप किया था, तो मेरा सिलेबस कुछ मिसिंग है। बाकियों को बातों में लगा देख हुरिया ने इसे मुखातिब किया। जरूर, फरजंद ने मुस्कुराते कहा। इसकी ये मुस्कुराहट संजीदगी से देखी थी मीर दिलावर रिजवान ने। मुझे भी पढ़ा देना। आदि ने भी शोशा छोड़ा। माजरत, ये ऑफर सिर्फ हूर के लिए ही मौजूद थी, जो इसने ग्रैब कर ली। फरजंद ने कहा तो आगे ने मुंह बनाया। हुरिया ने हंसते आदि को मुंह चिढ़ाया तो वो मुंह बिसूर कर बैठ गया। मीर ने इसका हुरिया से होर तक का सफर 2 दिन में तय होता महसूस किया था, और अगले ही दिन से हुरिया इससे पढ़ने लगी थी। वो अच्छे नंबरों से पास होकर मीर दिलावर को दिखाना चाहती थी कि सिर्फ वही नहीं ज़हीन इस खैन में, वो पूरे दिल से पढ़ रही थी। वो अभी नहा कर आई थी, इसलिए बाल खुले थे जो अब इसके मुंह पर आ रहे थे।
पंखा तेज होने की वजह से इसके बाल उड़े तो फरजन ने हाथों से उन्हें नीचे किया। वो जो बाहर से अभी आया था, ये मंजर देखकर तेज कदम चलता उनके नजदीक आया। मुझे अपनी बीवी से कुछ जरूरी बात करनी है, वेट करो थोड़ा। इसने हुरिया का हाथ पकड़ा और खींचता अपने कमरे में लाया और दरवाजा बंद करते इसे साथ लगाया। अगर मैं कुछ कह नहीं रहा तो तुम मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाओगी। मैंने क्या किया? तुम मेरे नाम से मुंसलिक हो हुरिया बीबी, अभी मेरी इज्जत हो। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मुझसे मुंसलिक वजूद ऐसे बाल खोले किसी और के करीब होकर बैठे। या वो बुरे भाई है मेरे मीर, इसने बेयकीनी से कहा। इसे अच्छा नहीं लगा था इसका ऐसे कहना। तुम इसे समझती हो भाई? क्या वो भी तुम्हें अपनी बहन समझता है? मीर ने कह के साथ लगे आईने पर हाथ मारा। आप गलत समझ, जिससे कांच का एक टुकड़ा इसके हाथ में घुस गया और अब भल भल खून जमीन पर गिर रहा था। मीर, हुरिया ने कहते इसका हाथ थामा। तो मीर दिलावर रिजवान ने इसका हाथ छटका। देखने तो दे, जाओ यहां से। मीर, चोट लग गई है, खून निकल रहा है, देखने दे जख्म। इसने फिर से इसका हाथ थामना चाहा। मैं गलत समझता हूं तुम्हारी हर बात, मैं तुम पर पाबंदियां लगाता हूं। मुझसे निकाह तुम्हारी गलती थी। और क्या कहा था तुमने? ऐसे शख्स के साथ रहना भी कौन चाहेगा जिसके पांव जमीन पर ही नहीं टिकते? वो चाहते हैं कि सब उनकी जी हुजूरी करते फिरे। इनके सामने मुझे लगता है मेरी सांसें नहीं चल रही, मुझे घुटन हो रही है। कुछ तो कमी है इस शख्स में कि कोई उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मीर दिलावर रिजवान ने इसकी बातें दोहराई। इतना बुरा लग रहा है ना ये रिश्ता? और मेरा नाम अपने नाम के आगे तो ठीक है, अब नहीं रहेगा। मैं बाबा से बात करके तुम्हें आजाद कर दूंगा। वो दहाड़ा तो वो सन खड़ी रही। क्या इसने कभी इससे आजादी मांगी थी? हाँ, इसका पाबंदियां लगाना इसे पसंद नहीं था और शुरू में इसने काफी कुछ कहा था, लेकिन इसके मुंह से आजादी का संदेह इसके गले में आंसुओं का गोला था, तो वो रोती इसके कम ऐसे निकल गई। यार, दस्ता में से वो पहुंच गए थे। हयात वापसी पर सोती आई थी, लेकिन अब फिर सो गई थी क्योंकि इसका सर अब भी दर्द हो रहा था। हाथ आते ही निकल गया था। अब चूंकि हयात इसकी जात से मुंसलिक थी, तो इसने इस घर की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया था। वापसी पर वो कैमरा लगवाने के लिए लोगों को बुलवा चुका था। इसे एक नजर देखते वो चला गया। वापसी इसकी शाम को हुई थी। इसने किचन में झांका जहां शायद वो कुछ कर रही थी। इसने दो आदमी जिन्हें कैमरा लगवाने के लिए बुलाया था काम करने को बोला, पर किचन की तरफ बढ़ा जहां वो चाय रख रही थी चूल्हे पर। अपने पीछे इसकी मौजूदगी महसूस करते वो पलटी थी, इसे देखा। वो भी हयात को ही देखा था। चाय पियेंगे? सरदर्द ठीक हुआ? इसके करीब आते इसके सर पर दुपट्टा रखते पूछा गया। इसके लम्स पर इसने गहरी सांस खींचकर कहा। ये लम्स इसे कितने तहफ्फुज का एहसास दिलाता था वो बता भी नहीं सकती थी। अच्छी बात है, इसका गाल थपथपाते वो बाहर निकला था, इसे बताकर कि वो चाय पिएगा और वो कैमराज लगवा रहा है सिक्योरिटी के लिए। हयाक जानती थी ये कैमराज इसके लिए लगवाए जा रहे हैं। वो खुद को खुश नसीब तस्वुर करने लगी थी। वो खुश से ज्यादा मुतमईन थी। इसकी सालों पहले मांगी गई दुआओं को रद्द नहीं किया गया था। इसने हमेशा खुद के लिए एक बेहतरीन शख्स मांगा था, लेकिन अपनी किस्मत को ऐसे देख वो टूट गई थी। इसे अपनी दुआओं पर बहुत यकीन होता था, लेकिन समील राना के साथ जिंदगी गुजारते इसे लगा था वो ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन मेजर मीर हाद रिजवान की आमद ने इसे बताया था कि दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस उन्हें संभाल कर रख लिया जाता है। वो सही वक्त पर कबूलियत का दर्जा पाती है, कभी मौजे की सूरत में मुकम्मल हो जाती है और कभी ख्वाब से हकीकत बनकर। यही सब सोचते इसने उन दो आदमियों का सोचा। इनके लिए भी चाय बनानी चाहिए। इन्हीं से पूछने के लिए वो बाहर निकली। भाई सुने, इसने बाहर निकलकर इस शख्स को मुखातिब किया। दूसरे को बाहर में गेट के ऊपर लगाने का हाथ समझा रहा था, जो सामने ही नजर आ रहे थे। जी? इस शख्स ने अजीब से अंदाज में इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। चाय पियेंगे? औरत थी, कैसे ना पहचानती इस एक नजर का मकसद। पिला दे? वो शख्स मूंछों को ताव देता इसकी कमर को देखता खबासत से मुस्कुराया था। वो किचन में चली गई, लेकिन ठीक 3 मिनट बाद इसे एक चीख सुनाई दी, तो वो दौड़कर बाहर आई। हाथ उसी शख्स को पीट रहा था। ये आंखें निकालने में मुझे बिल्कुल वक्त में ही लगेगा। मेरी बीवी तो क्या, अपनी बीवी और बच्चों को भी नहीं देख पाओगे तुम। पी दर पी इसको लाते मारता वो दहाड़ा था। हयात साकिन सी वही दरवाजे पर खड़ी इस शख्स को अपने लिए लड़ता देखने लगी। इसके दिल में हुक सी उठी। वो कितना मुकम्मल था, लेकिन वो शख्स तो चला गया था, उससे काफी चोटें आई थी। दूसरे से सारा काम करवाते वो कमरे में आया तो वो खिड़की के पास खड़ी थी। उसके साथ आकर खड़े होते उसने हयात का रुख मोड़ते देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसका दिल लरजा। जिंदगी
इसको झटके से खुद की तरफ मोड़ते वो बोला था, आप क्यों है इससे हाथ? मर्द तो इतने अच्छे नहीं होते, मर्द तो अना का पुतला होते हैं जिन्हें कोई मस्मार नहीं कर सकता, जिनके आगे हम मर भी जाए तो उन्हें दूसरी औरत की हसरत रहती है, जिनके लिए उनकी जिद उनके गुस्से से बड़ा कुछ नहीं होता, जिनकी नजर में औरत एक हकीर शय है। लेकिन आप क्यों है ऐसे? क्यों लड़े मेरे लिए? वो उसके सीने पर मुक्के मारती चीखी थी। हयात हयात उसे झटके से रोकते हाथ ने मुंजमद निगाहों से उसे घूरा था। सब मर्द एक जैसे नहीं होते, इसलिए ये बातें जहन से निकाल दें। हर एक मर्द औरत को अलग तरीके से बयान करेगा, उसका बयान उसकी सोच का अक्स होगा। मैं हर रिश्ते में बराबरी का कायल हूं। ये ड्रामा नहीं चल रहा है या कोई अफसानवी जिंदगी जहां मैं ये सब डायलॉग्स बोलूं, लेकिन मेरे लिए औरत मर्द के बराबर है। अगर मुझसे मुंसलिक औरत मेरे जूते पॉलिश कर सकती है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि मैं छुप कर उसकी सैंडल उतारने को अना का मसला बना लूं। रिश्ते बराबरी से चलते हैं, कभी खुद झुक जाए कभी सामने वाले को झुका दे। मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी है, मेरा सीखा इल्म मुझे ये सब सिखाता है। उसने हयात को साथ लगाते कहा। आप मुकम्मल है? उसने सिसकी भरी। मुझे आपने मुकम्मल किया है हयात। वो उसे फिर एक बार मोतबर कर गया था। आपने मुझसे शादी क्यों की? आपको तो कोई भी मिल जाती। हयात ने इसके सीने से सर उठाते उससे पूछा। हाथ ने पीछे की तरफ कदम लिए और बिस्तर पर गिरते उसके गिर्द हिसार खींचा। सवाल बहुत हैं भाई आपके? मैं थक जाता। उसकी ठोड़ी को चूमते वो मुस्कुरा कर बोला। उसकी आंखें मुस्कुराई थीं। आपसे शादी? उसने सोचते से देखा जो तमाम तर तवज्जो लिए उसके जवाब की मुंतजर थी। क्योंकि मेरे दिल ने आपको देखकर गवाही दी कि मीर हाद रिजवान को ये लड़की मुकम्मल बना सकती है। मेरे दिल ने आप पर मोहर लगा दी और बस। हयात ने उसे देखा। वो कितना खूबसूरत मर्द था। हाँ, मर्द को खूबसूरत उसकी रंगत या उसके खदोखाल नहीं, उसका दिल, उसका अखलाक, उसका रवैया बनाता है जो खुद से मुंसलिक लोगों के साथ वो रवा रखता है। और कुछ पूछना है तो आज ही पूछ लो, लेकिन तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी दोबारा ना देखो। हाथ ने उसकी बाल कान के पीछे अड़सते सख्त लहजे में कहा। क्या आपको कभी मोहब्बत हुई है? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसका जवाब मैं आपको कुछ देर बाद दूंगा। उसने कहा तो हयात ने मुंह बिसौड़ा, ऐसे करते वो क्यूट लगी थी। डैम, मीर दिलावर रिजवान ने हाथ फिर से कहीं मारना चाहा था, लेकिन जख्म देखते उसने अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाए। वो मर्द था, कैसे ना किसी दूसरे मर्द की आंखों में पसंदीदगी महसूस करता, वो भी अपनी बीवी के लिए। उसने ये रिश्ता दिल से कबूल किया था। वो ये रिश्ता निभाता भी, लेकिन हुरिया जीशान के अपने बारे में ख्यालात सुनते वो उससे बदगुमान होता चला गया था। वो हर लम्हे इस रिश्ते को गलती और जल्दबाजी का नाम देती आई थी। वो उसे इस रिश्ते से कभी आजाद न करता। उस लड़की को तो वो मरते दम तक न छोड़ता जिसको दिल ने तभी कबूल कर लिया था जिस दिन उसने मीर दिलावर का सर गोद में रखा था अपनी। वो सिर्फ गुस्से में सब भूल गया था। वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि ये रिश्ता मजाक नहीं है। उसने जख्म धोया और बिना पट्टी किए औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ते बत्तियां बुझाई और लेट गया। दूसरी तरफ वो अपने कमरे में रोकर थक चुकी थी। वो कैसे चिल्लाया था उस पर। उसे तो शादी जैसे रिश्ते से बहुत डर लगता था। उसकी जमात की एक लड़की की शादी हुई थी, उसके शौहर ने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। उसका दोस्तों के साथ आना जाना बाहर, वो उस पर पाबंदियां लगाता था। उसे भी बहुत डर लगता था कि कहीं उसकी किस्मत वैसी न हो। उसने बिना रोक टोक के जिंदगी गुजारी थी क्योंकि उसे अपनी हुदूद पता थी, लेकिन मीर दिलावर रिजवान फिर भी उसे काफी चीजों से मना करता था। वो गुस्से में उसके बारे में न जाने क्या क्या बोल देती थी, जिसके लिए बाद में वो पशेमाल भी होती थी। पहली बार जब मीर दिलावर ने उसकी बातें सुनी थी, तब भी उसने अपनी क्लास की उस लड़की की बातें सुनकर उसकी जिंदगी को देखते अपना गुस्सा उतारा था। वो अपने गुस्से में कई बार उसकी जात को निशाना बना गई थी और कई बार उस खूबसूरत रिश्ते का मजाक बना गई थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके नाम के आगे से उसका नाम हटे। कभी वो उसे देखती तक न थी और आज वो उसकी तकलीफ पर बेचैन हो जाती थी, जैसे कि अभी हुई थी। घड़ी पर वक्त देखा जो 12:15 बजा रही थी। उसने चेंज किया, मुंह हाथ धोया और कमरे में टहलने लगी। आया वो जाए या नहीं, फिर कुछ सोचते धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली और कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ाए और दरवाजे का नोब घुमाया जो लॉक न था। अंदर दाखिल हुई तो साइड लैंप के अलावा सारी बत्तियां गुल थी। कमरे के ठंडे और ख्वाबनाक माहौल में उसने गहरी सांस भरी और उसे देखा जो आदत के मुताबिक औंधे मुंह सो रहा था।
सामने दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसके पास आई, जिसने सिर्फ जख्म धोया था और कैसे ही सो गया था। उसने उसका फोन उठाकर टॉर्च चलाई और उसके जख्म का मुआयना किया। कांच वो निकाल चुका था, लेकिन जख्म गहरा था। उसने धीरे से उसका हाथ थामा तो दिल ने एक बीट मिस की। फिर उसका जख्म धीरे से साफ करते उस पर पट्टी की। मीर दिलावर रिजवान उसके अंदर आने पर ही जाग गया था। अब उसके चेहरे के तासुरात देखे जो मगन से अंदाज में काफी एहतियात बरते पट्टी कर रही थी। वो चौंका तब जब उसने झुककर उसके हाथ पर लब रखे। आई एम सॉरी मीर, ये मेरी वजह से हुआ। अब से मैं दुपट्टे का ख्याल रखूंगी, बाल भी बांधा करूंगी और कपड़े भी अच्छे पहनूंगी। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? उसने रुंधे लहजे में कहा और फिर पीछे हुई और उठकर चली गई। उसके जाने के बाद मीर दिलावर रिजवान ने अपने हाथ को देखा और जहां उसने लब रखे थे वहां हाथ फेरा। वो कीमती असासा थी उसका। अगली रोज उसने नाश्ते पर दुपट्टा अच्छे से फैला कर लिया था और बाल भी बांधे थे, लेकिन पहना जीन्स और शॉर्ट कुर्ता ही था। शायद उसके पास यही सब था। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ बेटा? नाहिद बेगम ने उसे आते देख उसके हाथ को देखते पूछा तो दोनों की नजरें मिली और हुरिया नजरें चुरा गई। किसने ही कल गिलास टूट गया था, उसने आम से लहजे में कहा और बैठ गया। हुरिया ने उसके आगे पराठा रखा जो वो रोज खाता था। आज सिर्फ कॉफी पीऊंगा मैं, फुफ्फो मेरी कॉफी बनवा दे, उसने कहा तो हुरिया की आंखें पल में नम हुई। हूर, आप कल चली गई थी, आज मैं फ्री हूँ, आप चाहे तो पढ़ सकती है, उसने कहा तो हूर ने चोर निगाहों से मीर को देखा जो फोन पर मसरूफ था। नहीं, तकरीबन तैयारी हो गई है। बाकी के नोट्स मेरी दोस्त ने मुझे भेज दिए थे, शुक्रिया, उसने कहते फिर से उसे देखा जो अब अपनी कॉफी पी रहा था। मीर, मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दें, उसने डरते हुए से मुखातिब किया। मुझे जल्दी पहुंचना है, तुम आदि के साथ चली जाओ, उसने बिना उसे देखे जवाब दिया तो वो लुहानसी हुई। आदि भी अपनी भाई और भाभी प्लस बहन की नाराजगी समझ गया था, इसलिए बोला, नहीं भाई, आज मुझे नहीं जाना, मुझे बाबा के ऑफिस जाना है, तो आपका वही रूट है, आप छोड़ जाइए। ओके चलो, उठो, जाना है तो, उसने कॉफी का आखिरी घूंट भरते कहा। हुरिया ने अभी अपना नाश्ता शुरू किया था, फौरन से खड़ी हुई प्लेट खिसकाकर। अरे बेटा, नाश्ता तो करने दो इसे, नाहिद अख्तर बोली, मुझे लेट हो जाएगा, इसीलिए कहा था आदि के साथ चली जाए। नहीं मी, मैं जाती हूँ, मुझे भूख नहीं, जबकि सब जानते थे वो नाश्ता जरूर किया करती थी। गाड़ी में खामोशी थी। मीर उसका खुद की तरफ चोर निगाहों से देखना महसूस कर चुका था। कल से रोजे शुरू हो जाने थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार वो खुश नहीं थी, उसका दिल बोझल था बेहद। मीर दिलावर ने गाड़ी मार्ट के सामने रोकी और अंदर गया और लाकर बैग उसकी झोली में रखा। खाओ इसे, उसकी आवाज गूंजी तो हुरिया ने उसे खोल कर देखा, जिसमें जूस के साथ सैंडविच भी था। वो नाराजगी में भी उसके बारे में नहीं भूला था। उसने नम आंखों से खाना शुरू किया। वो दिल में बेहद पशेमान था अपने अब तक के रवैये को लेकर। मीर, उसने उतरते इसको पुकारा। आप मुझे वापसी पर लेने आ जाएंगे? वक्त मिला तो लेता जाऊंगा, वो कहता जन से। गाड़ी भगा ले गया तो वो भी नम आंखों से अंदर चली गई। दिल ऐसे ही उदास हो रहा था बार बार। पहले जब वो उसे टोकता था तो उसे बुरा लगता था, अब जब वो खामोश था तो उसकी खामोशी उसे काट खाने को दौड़ रही थी। आपने उस आदमी, हयात ने सोचते, तुम पर मैं किसी की गलीज नजर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे जोरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं उसे जहन्नुम विसाल कर दूं। उस पर गिरफ्त सख्त करते वो संजीदा सा बोला था। हयात को उससे खौफ महसूस हुआ। हाद, वो जो उसके बालों की खुशबू खुद में उतार रहा था, बोझल लहजे में बोला, केस कहाँ तक पहुंचा? इस बारे में कोई बात नहीं होगी, तुम्हारा जो काम होगा वो तुम्हें बता दिया जाएगा। वो तेजी से उठता अलमारी से कपड़े निकालने लगा। हयात की आंखें नम हुई। नहीं, बाबा ने कहा था कि ये केस आपके साथ मैं हैंडल करूंगी, तो आप मुझे क्यों सबसे आगाह नहीं कर रहे? वो तेजी से उसके पास जाती बोली, हयात वापस जाओ, खाओ, मैं ले आया था, लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। लेकिन वो जा चुका था। वो क्यों से काम नहीं करने देना चाहता था? क्या दूसरे मर्दों की तरह उसे भी बीवी का शाना बशाना होकर काम करना पसंद न था? उसका दिल बदगुमान होना चाहता था, लेकिन कुछ देर पहले उसके बोले जाने वाले लफ्जों पर उसने खुद की सोच की नफी की। खाना खामोशी से खाया गया था। चाय? हयात ने उसे उठते देख पूछा। नहीं, वो कहता कमरे में चला गया। वो चीजें समेटती जब अंदर गई तो वो कंफर्टर ओढ़े चित लेता था। वो भी आकर खामोशी से लेट गई। दोनों अपनी सोच में गलतान थे। कल मुझे बाबा की तरफ छोड़ जाइएगा, हयात ने कहा तो उसने हाथ हटाया सर से। अगर ये नाराजगी है तो जान ले, इसका फायदा नहीं। मैं छोड़ आऊंगा लेकिन वापस लेने नहीं आऊंगा, उसने कहा तो हयात की आंखें डबडबाई। ठीक है, वो बोली तो हाद ने उसे देखा जो रुख मोड़े लेती थी। यहाँ आओ,
अपना बाजू बिस्तर पर फैलाते उसे हुक्म दिया गया। हयात ने सुनते अनसुना किया तो मीर हाद ने खींच कर उसे साथ लगाया। अब उसकी कमर उसके सीने के साथ लगी थी। मेरे फैसले के खिलाफ जाना चाहती हो? हयात ने आगे से कुछ न कहा तो वो उसे छोड़ता कमरे से ही निकल गया। वो जो उसे नामे जवाब देने लगी थी, उसके इस कदम से वो वहीं तक के मुंह दिए रोने लगी। कुछ देर बाद हयात ने नींद से बंद होती आंखों को खोला और घड़ी पर नजर दौड़ाई जो रात का 1:15 बजा रही थी। वो नींद में झूलती उठी और कमरे से बाहर निकली। साथ वाले कमरे की बत्ती जल रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो वो वही कुर्सी पर बैठा काम कर रहा था। उसे देखते हाद ने उसे नजरअंदाज किया था, जो हयात को बेहद बुरा लगा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ गई और खड़ी हो गई। अब क्या चाहती हो? हाद की गंभीर आवाज पर हयात ने थूक निकला और फिर उसके सामने से लैपटॉप हटाते वो मेज पर बैठी और झुकते अपना सर हाद के सिर के साथ जोड़ा। आप ऐसा नहीं कर सकते हाद, उसने धीमे से कहा तो वो मुस्कुराया। हयात हाद रिजवान, मैं सब कर सकता हूँ, चाहो तो मुझे चैलेंज करके देख लो। उसकी कमर पर हाथ बांधते वो मसरूर सा बोला था। उसका गुस्सा उसके नजदीक आने पर ही गायब हो गया था। नींद आई है? उसके कंधे पर सर रखते हयात ने उसे कहा तो हाद ने उसे घूरा। फिर झटके से उसे बाहों में भरते बिस्तर पर लेटाते बत्तियां बुझाता वो भी लेट गया था। हयात, मीर हाद रिजवान को आज आपका कुछ वक्त दरकार है। उसकी गंभीर आवाज अपने कान के पास सुनते उसकी हथेलियां नम हुई। मुझे नींद आई है सच में, हयात ने कहा, लेकिन जवाब न मिलने पर उसने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। हाद, आप मेरी बात का जवाब न देकर मेरी आधी जान को फना करने का हुनर रखते हैं, उसने माथे पर बल डालते कहा। तो कमरे में मीर हाद का जिंदगी से भरपूर कह कहा गूंजा। मत भूलो तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो, हाद ने कहा। तो हयात ने उसकी आंखों में देखा जहां उसके लिए हजारों जज्बात थे। मीर हाद के कंधे पर सर रखते गहरी सांस भरी। हाद ने उसके माथे पर लब रखे, उसके कंधे पर लब रखे और वजूद को खुद में गुम कर गया। हयात की खुद सुपुर्दगी ने उसे मोतबर किया था। हयात यानी जिंदगी, आप मेरी जिंदगी का कुल एहसासा है जान ले। वक्तन फवक्तन उसे मीर की गई सरगोशियां सुनाई दी थीं, जिन्हें सुनते वो दिल से मुस्कुराई थी। अपने रब का मन ही मन में वो 1000 बार शुक्र अदा कर चुकी थी। हयात, उन्होंने केस पर काम शुरू कर दिया था। हाद उसे छोटे छोटे काम ही दिया करता था। ऐसा नहीं था कि वो अपनी बीवी को इन कामों से दूर रखना चाहता था, लेकिन ये केस समील राना का था। अपनी बीवी के माजी को खुलता नहीं देखना चाहता था। इसीलिए उसने हयात को किसी दूसरे केस पर काम करने का कहा था, लेकिन उसकी जिद देख वो खामोश हो गया था। शायद वो भी समील राना से अपने साथ हुई ज्यादतियों का बदला लेना चाहती थी। हयात ने उसके मना करने के बावजूद भी छुपकर समील राना की मुखबरी की थी। हाद उसके हर अमल से वाकिफ था, इसीलिए उसकी हिफाजत के लिए 2 लोग हमेशा उसके पीछे होते थे जब वो समझती थी कि वो अकेली है। वक्त गुजर रहा था, वो अपने मिशन पर डटे थे। इस अरसे में सिर्फ एक फर्क हयात को महसूस हुआ था, और वो ये कि हाद उसके लिए हर बढ़ते दिन के साथ जरूरी हो गया था। वो दोनों मोहब्बत जैसे जज्बे से आशना हो गए थे। हाद की हर बढ़ते दिन के साथ खुद के लिए पॉजिटिवनेस और जुनून देखते वो डरने लगी थी। वो उसकी छोटी सी चोट पर भी कांप उठता था। अभी कुछ घंटों में उन्हें समील राना के मेन अड्डे की तरफ निकलना था। अब तक वो उसके तमाम दूसरे अड्डे या तो उड़ा चुके थे या दुनिया के सामने ले आए थे। समील राना आजकल वैसे भी बौखलाया फिर रहा था, क्योंकि हयात की दी गई मालूमात के बाद उसका ट्रक वो रोक चुके थे। हयात वापस घर चली जाए, वो मसरूर सा बोला। मैं साथ जाऊंगी। उसके मजबूत लहजे पर उसने 2 पल के लिए से देखा। उसकी आंखों की चमक को वो मंद नहीं पड़ने देना चाहता था। उसने हाँ में सर हिलाया। वो सब निकल चुके थे। उसने हयात को अपने आसपास रहने की खास ताकीद की थी, जिस पर उसने जोर शोर से सिर हिलाया था। वो जो इसके खिलाफ सबूत लेते निकलने लगे थे, सब बाहर जा चुके थे। वो भी जाता जब किसी आदमी को हयात को थामे गए को थमा था। हाद ने उसे झटके से उस शख्स के शिकंजे से दूर किया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? उन्हें यहां से निकलना था, लेकिन हयात को उस शख्स के शिकंजे में देख वो अपना आपा खो बैठा था। बीवी थी मेरी ये, वो तो साला गलती हो गई मुझसे नशे में, नहीं तो आज भी ये जिंदगी रंगीन। हाद ने उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया था। हाद, हयात ने कांपती आवाज में से रोकना चाहा। दूर खड़ी हो जाओ, अब की बार करीब आई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। हयात को देखते हुए चीखा था। मेरी बीवी है ये, मेरी, सुना तूने? मेजर मीर हाद रिजवान की है। हयात हाद रिजवान है ये। अपनी जबान से अगली बार नाम भी मत लेना इसका। इसको ठोकरे रसीद करता। वो पागल दीवाना ही लग रहा था। सर, यहां से निकलना है हमें, हमारे पास बैकअप नहीं है इस वक्त, उसके साथी ऑफिसर ने कहा। हाद चले। हयात ने कांपते हाथ से हाद का हाथ पकड़ना चाहा तो हाद ने उसका हाथ झटका। वो गिरती कि वही साथी ऑफिसर
उसे बाजू से थामकर गिरने से बचा चुका था। हाद ने उसे भी धक्का दिया। कहा है ना, हाथ नहीं लगाना इसे। और उसने हयात के आंसू देखते अपने बालों में हाथ फेरते नीचे गिरे शख्स को आखिरी ठोकर रसीद की। सामने खड़ी हयात का हाथ झटके से थामते उसे लेकर आगे बढ़ा। हयात को उसकी उंगलियां अपनी जिल्द में धंसती महसूस हुई। सर, आपको हेड ऑफिस जाना है इस वक्त। इसको अपनी पर्सनल गाड़ी में बैठता देख उसे बताया गया। मुझे मत सिखाओ, उसने कहते उन्हें जाने का इशारा किया तो वो चले गए। इनके जाते ही हयात को अंदर धक्का दे दे वो वापस आकर अपनी जगह पर बैठा। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। हयात का खून खुश्क हुआ। उसने हाद का ये रूप पहली बार देखा था। वो जानती थी वो उसके मामलात में पॉजेसिव है, लेकिन इस हद तक। घर आते वो उसे छोड़ते अंदर चला गया था। वो अंदर गई तो कमरे से आवाजें सुनते कमरे की तरफ दौड़ी जहां वो आधी चीजें तोड़ चुका था। हाद उसके हाथ से और कंधे से खून निकलता देख वो चीखी। दूसरे कमरे में जाओ, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। तुम्हें सुनाई दे रहा है? वो चीखा, लेकिन वो उसके नजदीक आती बिल्कुल खामोशी से खड़ी हो गई। ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैंने कहा ना, अभी मुझे बात। वो दूर होता कि हयात ने झटके से उसका कॉलर थाम दे उसका रुख अपनी तरफ किया था। अपनी हालत देखी है मेजर मीर हाद रिजवान, ये गुस्सा किस बात का है? मुझ पर निकाल दे एक ही बार। हाद ने उसे देखते आंखें बंद करके अपने इश्तियाल को काबू करना चाहा और फिर झटके से उसे दीवार के साथ लगाते उसकी आंखों में आंखें गाड़ी। तुम मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। किसी दिन मेरी शिद्दतों से रूबरू होना जान जाओगी। मेरा दुख इस बात का दुख है, इस बात का कि मैं आपकी बीवी हूं, या इस बात का कि मैं उस शख्स की साबिका? हाथ ने उसके बाल मुट्ठियों में भींचते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। ये बकवास मैं आज तो क्या आइंदा भी नहीं सुनना चाहूंगा तुमसे, नहीं तो इसकी सजा तुम्हारी सोच से ज्यादा बड़ी होगी। वो हयात के कान के पास फुंकारा। हयात ने उसकी शर्ट के बटन पर हाथ रखते झटके से खोलते उसकी कंधी के जख्म का मुआयना किया था। आपको इलाज की जरूरत है। क्या मेरे दिल को दवा दे सकती हो जो तुम्हारे जिस्म पर उस शख्स के लम्स को अब भी महसूस करता पागल हो रहा है? वो फरते शिद्दत से चीखा। हयात ने अपने लब उसके हाथ के जख्म पर रख के मसीहाई की तो वो खामोश हो गया। मेजर मीर हाद रिजवान, आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं। ये रूह हर सांस के साथ आपके नाम का विरद करती है। उसके माथे से बाल हटाते अपने लब वहां रखते हयात ने उसके जलते दिल पर ठंडी फुहार का काम किया था। उसने थकी आंखें मूंदते उसके कंधे को जाय पना समझते अपना सर उसके कंधे पर रखा। तुम सब हो मेरा हयात, मेरा दिल तुम्हारे लिए पागल है। मैं क्या करूं तुम्हारे मामले में? मुझे खुद को भी कंट्रोल नहीं है। वो धीमे से बोला तो हयात ने उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे पुरसुकून करना चाहा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, तो कैसा लग रहा है नावल? ये नावल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने लाइक करके अपने तबसरे नीचे कमेंट्स बॉक्स में देने होते हैं। तो आखिरी एपिसोड थोड़ी लंबी है, क्या करना चाहिए? कल एक साथ पोस्ट कर दे या 2 पार्ट्स में बांट दे?